नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और इस शो में हम आप बात करेंगे टैक्स से जुड़ी आपकी जो छोटी छोटी उलझनें हैं उसको हम इस शो में शामिल करेंगे। टैक्स बचाने के तरीके आपको बताएंगे, टैक्स प्लानिंग करने के तरीके हम आपको इस शो के जरिए बताते हैं जिससे आपको और आसानी हो सके, और वो भी आसान भाषा में। तो अगर इस बीच आपके भी कुछ सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। लगातार एक मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी, उसके जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही फोन लाइन नंबर भी है जिस पर आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ अगर आप अपने सवाल की कोई वीडियो क्लिप भी हमें भेजना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। आपको याद होगा कि आम बजट अभी जो निकला है उसमें हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। इनफैक्ट वो घोषणा उन्होंने इसके पिछले वाले बजट में भी की थी, लेकिन इस बार कुछ बदलाव के साथ इसको और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर पाए। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद काफ़ी सारी नौकरी पेशा जो लोग हैं वो थोड़ा असमंजस में है। अब वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए क्या बेहतर ऑप्शन रहेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था ज़्यादा बेहतर थी या फिर जो नई व्यवस्था अभी घोषणा हुई है जिसकी, वो ज़्यादा बेटर होगी। उनके टैक्स में कितना फ़ायदा होगा, कितना डिफरेंस आ सकता है, ये सब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी उलझन को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक हर्ष रूंगटा, पार्टनर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और आज हम ये जो न्यू टैक्स रिजीम घोषित हुई है वित्त मंत्री की तरफ से, उस पर हम आपसे थोड़ा राय लेना चाहेंगे, उसको थोड़ा समझना चाहेंगे, जिससे कि जो हमारे दर्शक है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। और हम दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बाद भी अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हर्ष जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। पहले तो अब ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो नया टैक्स रिजीम है, नई व्यवस्था जो सरकार की तरफ से आई है, इसमें इनकम टैक्स स्लैब किस तरीके से है, किस तरह के टैक्स रेट हैं, ये थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करिए। और उसके बाद दर्शकों की आसानी के लिए हम उसके जो ग्राफिक्स हैं वो भी बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि आपको मदद मिल सके। हर्ष जी बताइए, क्या कुछ रिवीजन हुआ है टैक्स रेट को लेकर? तो अब तक जो न्यू टैक्स रिजीम थी बजट से पहले, यानी कि अगले हम्म। आने वाले साल में जो टैक्स लगेंगे, हम्म। उसको अगर हम छोड़ दें, अगर इसके पहले की बात करें तो बहुत कम लोगों ने जो है न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया था। ये सरकारी आंकड़े उनको बता रहे थे। हम्म। तो क्लियरली उसको और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत थी। हम्म। सरकार का ये क्लियर डायरेक्शन है। वो एक ऐसा इनकम टैक्स चाहते हैं जिसमें डिडक्शंस कम हो, एग्जेम्पशंस कम हो और रेट भी कम। तो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस निकाल दें लेकिन रेट कम लगे। तो जो लोग डिडक्शन और एग्जेम्पशन के चक्कर में अपना फाइनेंशियल बिहेवियर ना चेंज करें, वो एक प्रोविजन उन्होंने करने की ठानी थी जो पहले नहीं हो पा रहा था। इस बार वेरी क्लियरली जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं, बेसिकली दो या तीन मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले तो जो है स्लैब्स इन्होंने जो है बहुत अट्रैक्टिव कर दिए। 2.5 से 3 कर दिया मिनिमम, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता। 3 से 6 का 5%, 6 से 9 का 10, 9 से 12 का 15, 12 से 15 का 20%, 15 के ऊपर 30%। तो जो 30% का रेंज है उसको हम्म। बढ़ा दिया और भी काफी बीच में जो है अच्छे स्लैब्स कर दिए। मोर इम्पोर्टेंटली दो मेजर चीजें करी। सैलरीड लोग, जो कि अधिकांश लोग होते हैं, हम्म। उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था इस साल तक, अगले साल से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उनको मिलेगा। तो वो एक 50,000 का बेनिफिट जो है वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। और द अदर बिग थिंग दैट दे मेड इज कि टैक्स रिबेट जो था पहले ओल्ड रेजीम में, टैक्स रिबेट यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम पुराने रेजीम में या नए रेजीम में 2.5 से 5 के बीच में थी
तो इतना रिबेट मिलता था जितना टैक्स लगता था, तो 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो है इन्होंने सिर्फ नए रिजीम के लिए टैक्स रिबेट को बढ़ाकर उसको 25,000 तक कर दिया। यानी कि अगर नए रिजीम में आप जाते हैं और 7 लाख तक की इनकम आपकी है टैक्सेबल, तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। आपको 7 लाख और 100 रुपए भी है तो वो रिबेट आपको नहीं मिलता। ये उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। तो 7 लाख की इनकम, उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कर निकाल दो तो 7.5 लाख की इनकम, यानी कि प्रति माह 60,000 रुपए तक की, अगर 60-65,000 रुपए तक की आपकी मंथली इनकम है, तो बिना कुछ करे आपके कोई टैक्स नहीं लगता। ओके। ये बहुत ही उन्होंने इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, तो ये कुछ बदलाव हुए हैं रेट्स में जिसका कि आपको ध्यान रखना है। हर जी, इसके अलावा हमने देखा कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। अ, ये कितना बढ़ाया गया है? ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या नियम थे और इसमें अभी क्या कुछ अलग निकल कर आया है अगर एग्जेम्पशन लिमिट की बात करें तो? सो बेसिक लिमिट बढ़ के 3 लाख हो गई। हम्म। ऑब्वियसली मैं नॉर्मल सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ। तो उनकी लिमिट अब बढ़ के 3 लाख हो गई। और वो 85,000 बढ़ाया है। और ये अब गवर्नमेंट का उद्देश्य बहुत क्लियर है कि मिनिमम लिमिट धीरे धीरे बढ़ेगी। जो भी बेनिफिट मिलेगा आपको रिबेट के थ्रू मिलेगा, ताकि लोगों को रिबेट, अगर इनकम, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख है, राइट? तो 5 लाख है तो पुराने टैक्स रिजीम हो या नया टैक्स रिजीम हो, टैक्स रिबेट की वजह से आपका इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट जीरो है। आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है, लेकिन रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप पे रिटर्न भरने की भी जिम्मेदारी नहीं। तो ये क्लियर है कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है रिटर्न भरें। और वो रिटर्न भरने से ये होगा कि एक इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट होगा सब जगह, सबके पास, सरकार के पास, जिससे कि ज्यादा भीड़ की आड़ में जो लोग अपनी इनकम छुपाते हैं या अपना एक्सपेंडिचर छुपाते हैं, वो पकड़े जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ये एक क्लियर सरकार का डायरेक्शन है। और ये आगे भी हम देखेंगे कि एग्जेम्पशन लिमिट में चेंजेस बहुत धीरे होंगे। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको रिबेट जो है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम में अब 25,000 तक अलाउड है, हो सकता है जब भी उसको बढ़ाना हो तो वो उसको 25 से उसको समझो 30,000 कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को भी, उनको टैक्स नहीं लगेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। और ये नई व्यवस्था में ये जो सरचार्ज अमाउंट है, अ, इसमें क्या बदलाव हुए हैं? और हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए कि सरचार्ज अमाउंट होता क्या है और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो फिर उसमें क्या फायदे या क्या नुकसान होंगे, किस तरह का बदलाव हुआ है? सो सरचार्ज ये होता है कि अगर आपकी इनकम एक लेवल के ऊपर है तो जो टैक्स दे रहे हैं आप, उसके ऊपर आपको उस एक और सुपर टैक्स देना होता है, सरचार्ज देना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर 1 करोड़ पे आपकी टैक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से 25 लाख रुपए आपकी टैक्स लग रही है, अगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, बट अगर 1 करोड़ पे समझिए आपके 25 लाख की टैक्स लग रही है, तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ की ऊपर है तो 25 लाख पे आपको जो है 15% सरचार्ज देना। ओके। यानी 25 लाख का 15%, यानी 3,75,000 रुपए टैक्स में जुड़ जाएंगे आप। अब आपको 28,75,000 टैक्स देना, राइट? तो सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, एक तरीके से हायर लिमिट पे आके आपकी टैक्स की रेट को बढ़ाने का तरीका है सरचार्ज। उसको सरचार्ज से क्यों बढ़ाती है सरकार, क्यों नहीं टैक्स की रेट को ही बढ़ाती है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। ये सरचार्ज जो है ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को जाता है, उसमें स्टेट्स का शेयर नहीं होता।
जो नॉर्मल इनकम टैक्स होता है उसमें सेंट्रल और स्टेट्स का एक फिक्स्ड शेयर होता है। तो ये सरचार्ज कई सालों से है। अब इनको अब हाईएस्ट लेवल पे 35% का सरचार्ज हुआ करता था, जो अब न्यू टैक्स रिजीम में, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में वो जो हाईएस्ट लेवल का स्लैब था, 5 करोड़ के ऊपर की इनकम के ऊपर जो 35% का स्लैब था, उसे हटा दिया गया। तो ये सरचार्ज के बारे में भी हमने आपको बताया और इस तरीके के बदलाव हुए हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना है। तो पहले अपनी तरफ से भी पूरा होमवर्क करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने बात करिए, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी तरीके के अभी कैलकुलेटर्स भी हैं, मौजूद है ऑनलाइन, अभी हम बात भी करेंगे उसके बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फैसला लीजिए। हर जी डिडक्शंस जो कि अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें मिल रहे थे, वो न्यू टैक्स रजीम में अब नहीं मिलेंगे और उसमें काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि इस बार ये जो नई व्यवस्था है इसे और आकर्षक बनाने के लिए किस तरह के डिडक्शन दिए गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कंपेयर टू लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दिया, जो पहले नहीं था सैलरी में से। एक, अगर आपको फैमिली पेंशन मिलता था तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, वो न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ कर दिया। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 रुपए, जो भी उसमें से कम है, वो डिडक्शन ओल्ड में मिलता था, ये अब यहाँ नए में भी मिलेगा। और मेन इंपॉर्टेंट इज टैक्स रिबेट, ओके, जो 25,000 तक आपको मिलेगा। ये 3 मेजर चीजें हैं, ये नई है, इस साल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसको देखना ये है कि कौन से डिडक्शन मिलते हैं। तो इन्होंने जो सारे 80C के डिडक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगे, जो पहले था वही है। 80C के तहत जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये आपका प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन है, या आपके क्या बोलते हैं इसको, ELSS स्कीम्स हैं, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट डिडक्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सारी चीजें, ये सब डिडक्शंस पहले भी नहीं मिलते थे, अभी भी नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पहले भी नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलेंगे। एक डिडक्शन जो पहले भी मिलता था एंड विल कंटिन्यू टू गेट इज द, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में पैसे डालता है अप टू 10% ऑफ योर बेसिक, तो पहले भी वो डिडक्शन मिलता था और अभी भी नए टैक्स रिजीम में वो डिडक्शन आपको जो है मिलता रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये आता है, क्योंकि और यही जो कन्फ्यूजन है ये काफ़ी लोगों के दिमाग में, क्योंकि जब हम बजट सुन रहे थे तो मुझे याद है कि वित्त मंत्री ने कहा था कि न्यू जो रेजीम आएगा, न्यू ऑप्शन जो होगा वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या ये है कि अगर मैंने कुछ ऑप्ट नहीं भी किया तो मैं ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजीम में चली जाऊंगी? ये थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करिए, तो अगली बार रिटर्न फाइल करते वक्त हमें थोड़ा आसानी हो सकेगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इससे आपकी चॉइसेस, डिफॉल्ट ऑप्शन का ये मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी ना स्पेसिफाई करें तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहले इस साल तक ये था कि डिफॉल्ट ऑप्शन था ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपको नई टैक्स रिजीम में जाना है तो आपको चूज करना पड़ता था कि मुझे नई टैक्स रिजीम में जाना है। तो अब चाहे आप रिटर्न भर रहे हो, जब अगले साल का रिटर्न आप भरेंगे तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम विल बी डिफॉल्ट। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको कहीं टिक करना पड़ेगा और उसके डिटेल्स भरने होंगे। और सिमिलरली, जैसे अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो ऑटोमेटिकली उनको जो है आपको न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से वो आपका टैक्स डिडक्शन करेंगे। तो डिफॉल्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सरकार की जो मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं,
और हाँ इसको ये उतना अट्रैक्टिव करते रहेंगे कि उनको ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपना पाए। बिल्कुल, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि न्यू टैक्स रेजीम, अगर आप टैक्स फाइल करते वक्त वो ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो न्यू टैक्स रेजीम के अकॉर्डिंग होगा। और ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि सरकार अब यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग अब इस तरफ शिफ्ट हो जाए। इस वजह से ये नए नियम लाए गए हैं। तो अगर आप नहीं चूज करेंगे तो फिर आप अल्टीमेटली न्यू टैक्स रेजीम में चले जाएंगे। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आईटीआर फाइल करें, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जिस भी सीए की आप मदद लेते हैं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप खुद भी भरते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने न्यू टैक्स रेजीम में चली गई, लेकिन अब मुझे समझ में आया मेरी सैलरी भी थोड़ी बढ़ गई, मुझे डिडक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे लगा कि नहीं, ओल्ड टैक्स रेजीम मेरे लिए बेहतर था, तो क्या इसमें मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ ऑप्शन? तो जहां अगर पहले हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की फर्स्ट जी। ऑफ ऑल, और ओके। ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनकी बिजनेस इनकम ना हो, ओके। हम्म। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो हर साल आप चूज कर सकते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है कि नहीं। ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजीम में आप एनरोल हो गए। अब हम्म। आपको हर साल आप चूज कर पाएंगे कि इस साल मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, इस साल या मैं रहने देता हूं उसको न्यू टैक्स रिजीम में। ये आप हम्म। चूज कर पाएंगे, बशर्ते जैसे मैंने कहा आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। तो अगर हम्म। आपकी बिजनेस इनकम है तो फिर इसको आप एक ही बार स्विच कर पाएंगे, सेकेंड टाइम आप नहीं स्विच कर पाए। बिल्कुल। तो चलिए, आज इस डिस्कशन के ज़रिए काफ़ी सारी बातें हमने कवर करने की कोशिश की और इसमें समझने की कोशिश की कि ये जो नई व्यवस्था है ये किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और पुरानी व्यवस्था में क्या कुछ था जो कि नई व्यवस्था में शायद आपको ये सारी चीज़ें ना मिले, इसके फ़ायदे ना मिलें। तो वो सब ध्यान में रखते हुए आप अपना निर्णय लीजिए। तो अब अगला सवाल यही होगा, वैसे तो हर जी हम ग्राफिक्स की मदद से भी दर्शकों को ये समझा रहे हैं कि उन्हें कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहिए, लेकिन क्या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्या कुछ ऐसा कैलकुलेटर है जहां पर जाकर वो खुद ही अपना जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट कर सके और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके? तो उसके वेरियस कैलकुलेटर्स मिलते हैं आपको। अच्छा। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत से कैलकुलेटर्स मिलेंगे। हम्म। टैक्स डिपार्टमेंट का कैलकुलेटर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक नए प्रोविजंस चूंकि लॉ नहीं बने हैं, तो नए प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेटर अभी तक नहीं बने हैं। हम्म। ओके, तो वो जब लॉ बन जाएंगे, जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाएगी, तब उसके बाद मेरे ख्याल से उसके कैलकुलेटर्स मिलेंगे। बट इंटरनेट पे बहुत से फ्री कैलकुलेटर्स आपको मिलेंगे, उसमें आप अपने टर्म्स कंडीशंस डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मोटा मोटी रूल ऑफ द थंब बहुत रिस्की होता है, तो प्रोफेशनल से एडवाइस लेके ही करिएगा जो भी करिएगा। लेकिन मोटा बिल्कुल। मोटी अगर आप 10 9-10 लाख रुपए की आपकी अगर ग्रॉस इनकम है, हम्म। आ, मतलब उसमें से आप डिडक्शंस क्लेम वगैरह करते हैं, तो हम्म। चांसेस आर दैट आप न्यू टैक्स रिजीम में यू विल बी मच मच बेटर ऑफ हम्म। इंस्टेड ऑफ द ओल्ड टैक्स रिजीम। कैलकुलेशन करना होगा, बट मोटा मोटी ये मैंने बात कहा। इवन फॉर पीपल एट हायर लेवल्स, अगर वो अपने घर में रह रहे हैं हम्म। और मतलब उनके लोन्स नहीं है, कोई होम लोन नहीं है, एचआरए एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर रहे, कोई एजुकेशन लोन का डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशंस देखने होंगे। बट मोटा मोटी बिकॉज ऑफ द, ऑफ कोर्स वो बहुत हाई लेवल पे अप्लाई होता है सरचार्ज रिमूवल, लेकिन उनके लिए ये कैलकुलेशन न्यू टैक्स रिजीम का उनके लिए भी शायद फायदेमंद साबित होगा। क्लियर है, गवर्नमेंट की मंशा ये है कि आप कोई भी चीज टैक्स डिडक्शन के लिए ना करें, जो करना हम्म। है। अगर वो आपको इंश्योरेंस लेना है, बिल्कुल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन टैक्स डिडक्शन मिलता है इसलिए ना लें।
इंश्योरेंस जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, और अगर एजुकेशन लोन लेना है क्योंकि एजुकेशन करना है तो वो भी जरूरी है, लेकिन टैक्स डिडक्शन मिल रहा है इसके लिए ना लें। ये मेरे ख्याल से जो उनकी मंशा है ये वेरी हम्म। वेरी क्लियरली, इनके ये हम्म। प्रोविजंस क्लियरली दर्शाते हैं। राइट। तो काफ़ी कुछ कैलकुलेशन है। एंड में तो यही है कि थोड़ा बेसिक बेसिक आइडिया आपको लग ही गया होगा कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसके चलते, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जब नेक्स्ट टाइम आप टैक्स फाइल करेंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और कहीं गलती ना हो जाए, इस वजह से पहले ही अपना कैलकुलेशन करके रहिए, सो दैट आपको ज़्यादा नुकसान ना हो और आप अपने डिडक्शन का फ़ायदा भी ले सकें अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कटौती और छूट के मदद से आप 2.5-3 लाख रुपए से ज़्यादा की छूट हासिल कर सकते हैं, तो फिर तो शायद पुरानी टैक्स व्यवस्था ही आपके लिए ठीक है। वरना फ़ायदा नई टैक्स व्यवस्था में आपका मन है तो आप ले सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के कैलकुलेशन भी हमने आपके सामने रखे, दोनों के फ़ायदे नुकसान वो भी हमने आपके सामने रखे। बट एंड ऑफ द डे ये तो नौकरी पेशा की सैलरी पर डिपेंड करता है कि उनकी सैलरी कितनी, उनके खर्चे कितने हैं, और उस हिसाब से वो डिडक्शन का फ़ायदा भी ले सकते हैं इन दोनों व्यवस्था के ज़रिए। चलिए, फ़िलहाल हमने काफ़ी कोशिश की हर तरीके से, हर पहलू से इस नई व्यवस्था को समझने की, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह गए हों तो हमने आपको शो की शुरुआत में ही बता दिया था, सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। मेल आईडी पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और हमारी कोशिश होगी कि आसान भाषा में उसका जो उपाय है वो हम आपको दे सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।